हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के कोर्स की। जीसी लियोंग के बुक की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका जो सेकंड पार्ट है, इस बुक का सेकंड पार्ट वो स्टार्ट कर लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों के लिए ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि चैप्टर 13 जिसकी रिक्वायरमेंट या जिसकी मैं कहूँगा डिमांड आप लोगों की तरफ से बहुत पहले से आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो उसको देखते हुए हमने इस बुक को जल्दी से स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर 13 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 13 आपका वेदर है, जिसको दो पार्ट हम अभी तक देख चुके हैं। अभी तक हमने ये देखा कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझा। दूसरे पार्ट में हमने जो एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर है, यानी कि जिसमें हमने रेनफॉल के बारे में बात कर ली है और प्रेशर के बारे में बात कर ली है कि ये क्या होता है, कैसे इनको मेजर करना है, इनके जो डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे रेन गेज है रेनफॉल मेजर करने के लिए, या फिर हमारा प्रेशर मेजर करने के लिए जो बैरोमीटर वगैरह है वो कैसे काम करता है, पूरा का पूरा हम चीज़ें समझ चुके हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग जो है दो और एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक रहेगा टेम्परेचर यानी कि तापमान, और दूसरा रहेगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को आप नमी भी कह सकते हैं, या उसका मोर स्पेसिफिक वर्ड जो है वो है आर्द्रता। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हमारे पास एक दो के आसपास एलिमेंट्स और बचते हैं, जैसे कि एक विंड है, एक सनशाइन है, एक क्लाउड्स है। ये हमारे कुछ और बचेंगे जिनको हम लोग फिर आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे जो ये कोर्स है, जो हमारी वीडियो सीरीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी हेल्प मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, जो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पर जो कंटेंट है, अगर उससे खुश है, अगर आपको लग रहा है कि वो कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जीसी लियोंग की जो बुक है, चैप्टर 13 वेदर, इसको पार्ट 3 के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है नंबर 3 टेम्परेचर, क्योंकि नंबर 1 जो है दैट इज रेनफॉल और नंबर 2 जो है प्रेशर, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो टेम्परेचर के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, मतलब हालांकि होते तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर भी लेकिन इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज दी थर्मोमीटर, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, विच इज अ नैरो ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी और एल्कोहल। हालांकि आप लोगों ने ये जो मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है वो नहीं भी देखा हो, हालांकि वो मैं आपको अभी आगे इसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये नॉर्मली पता है कि थर्मोमीटर क्या होता है, क्योंकि बचपन में सभी लोग क्या करते थे, जो बुखार होता है, फीवर होता है, उसको नापने के लिए एक डिवाइस घर में होता था जिसको बोलते थे थर्मोमीटर। तो बेसिकली थर्मोमीटर का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को है कि क्या होता है, कैसे काम करता है ना, उसका प्रिंसिपल आप लोगों को पता है। और यहाँ पर उसका प्रिंसिपल एक बार फिर लिखा भी गया है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट मरकरी एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड। यानी कि ऐसे काम करता है कि मरकरी उसके अंदर होता है। मरकरी का मतलब मैंने आपको फिर से बताया, मरकरी मतलब होता है पारा, एक चमकता हुआ सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है एक, और जब वो गर्म होता है तो वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है तो वो फिर ऊपर की तरफ को बढ़ता है, और जब वो ठंडा होता है, कूल होता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो आपस में नीचे की तरफ को बढ़ता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल आप लोगों ने सबने यूज़ करा होगा, वही मैंने बताया, जैसे घर में फीवर वगैरह मेजर करने के लिए, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ पता है। अब थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर्स होते हैं, टेम्परेचर्स आर मार्क्ड इन वन ऑफ द टू वेज। दो तरीके हैं जैसे टेम्परेचर मार्क उसमें रहता है। अगर हम एक फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो मोस्ट साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है दैट इज द सेंटीग्रेड स्केल, यानी कि जिसको डिग्री सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं।
उसको प्रेफर किया जाता है मोस्ट साइंटिफिक पर्पस के लिए। उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको पता है, जैसे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर वाटर, लिक्विड वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सिर्फ वाटर का ही नहीं होता है, हर सब्सटेंस का अपना अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस जो लिखा गया है ये वाटर का है। और सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आप बात समझ गए, या तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात हो रही है तो, और अगर सेल्सियस स्केल की बात हो रही है तो इट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो स्केल बेसिकली आपस में ऐसे उनका रिलेशन रहता है। अभी वो नीचे देखते हैं, फॉर्मूला दिया गया है। और सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि मलेशिया का जो मीन डेली टेम्परेचर है वो लगभग है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 26.7 डिग्री सेल्सियस। अभी ये मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। यहाँ पर फिर से देखिए मलेशिया की बात की है, क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ बोलते आया हूँ कि फॉरेन ऑथर की बुक है तो इंडिया की चीज़ें और इंडिया के एग्जाम्पल तो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, सारे फॉरेन के ही मिलेंगे। और मलेशिया जो है इस चैप्टर का एक आप कह सकते हैं फेवरेट बना हुआ है, हॉट टॉपिक बना हुआ है। शुरुआत से ही हम देखते आए हैं कि 2-3 एग्जाम्पल जो है वो मलेशिया को लेके ही इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि रैपिड कन्वर्जेशन, ये कन्वर्जेशन नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी कन्वर्जन। ठीक है, एक स्केल से दूसरे स्केल में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब तो होता है बातचीत, हम कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कन्वर्जन। एक स्केल से दूसरे स्केल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फॉर रैपिड कन्वर्जन ऑफ वन स्केल इनटू अनदर, फॉलोइंग फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, तो ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, और वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे 20 डिग्री इंटू 1.8, ये हो जाएगा 36, है ना। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 36 और उसमें 32 ऐड कर देंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 68 डिग्री, और ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी इन फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अब एक फॉर्मूला पता है तो दूसरे को तो जस्ट आप मतलब इससे निकाल सकते हैं कि अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड बनाना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है। मतलब अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख लूँ, सपोज करिए यहाँ पर कि F इज इक्वल टू कितना था, F इज इक्वल टू 1.8 इंटू C, है ना, ये ऐसे था, और प्लस था इसमें 32, ये फॉर्मूला है। तो यानी कि अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू चाहिए, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है तो यहाँ पर रख दीजिए। और सिमिलरली अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की बात है। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आइए तो F-32 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा F-32, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1.8, दिस विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपके पास अगर फ़ारेनहाइट पे वैल्यू है तो यहाँ पर रख दीजिए, है ना, उसमें से 32 माइनस कीजिए, 1.8 से वैल्यू को डिवाइड कीजिए, आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पर दिया है कि 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो 59 को आप यहाँ पर रखेंगे, माइनस करेंगे उसमें से कितना, 32 माइनस करेंगे, 59 में से 32 माइनस करेंगे, यू विल गेट 27, और 27 को आप 1.8 से अगर डिवाइड करेंगे, 1.8 से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आई थिंक 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। 15 डिग्री सेल्सियस आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल यही करा है, 59 माइनस 32 डिग्री, उसको 1.8 से डिवाइड करा है, दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 1.8, तो आपको मिल गया 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने के लिए, हालांकि आप लोग जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वो भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर ये कन्वर्जन्स वगैरह या फॉर्मूले वगैरह आपसे पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन किसी भी बुक को कवर करने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं उनको ज़रूर समझाया जाए, बताया जाए। अदरवाइज होता क्या है, अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ से कट कर दूं कि मैं कह दूं कि ये पॉइंट आपको पढ़ना नहीं है ना, तो फिर भी 1% या आधे % लोग जो है उनको ये डाउट आ जाता है, या उनको ये
मतलब आप तरीके से कह सकते हैं कि जानने का होता है कि फिर ये चीज़ क्यों नहीं पढ़ाई और उनको लगता है कि आधी अधूरी बुक पढ़ाई जा रही है या इस तरीके की बात है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर कोई बहुत ही ऐसी चीज़ होगी जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, तो उसको हम फिर पूरी तरीके से 100% निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जनरली आपको जानना मतलब अच्छा है कि अगर आप जान ले तो अच्छी बात है, तो वो चीज़ें मैं कवर आप लोगों के लिए ज़रूर कर दूंगा। अब आगे देखिए, एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज ट्रिमेंडसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द साइटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि हमें पता है कि हर जगह पर जो गर्मी है या एक तरीके से टेम्परेचर की बात कहें, क्योंकि जो डिग्री ऑफ हॉटनेस यहाँ पर वर्ड लिखा है, अगर आप साइंस की बुक में अपने जाके ढूंढेंगे या आपने साइंस में बचपन में पढ़ा भी होगा तो आपको शायद हो सकता है कि याद हो, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है, वही जो उस चीज़ का जो क्वांटिटी को जो मेजर करता है या उस क्वांटिटी को जिस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। तो अब लिखा क्या है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज ट्रिमेंडसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मैं तो कहूंगा कि ये थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स करने के लिए लिखा है। यहां पर सीधे सीधे ये भी लिख सकते थे कि एज द टेम्परेचर वेरीज ट्रिमेंडसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन ये है कुछ नहीं, डिग्री ऑफ हॉटनेस इज नथिंग बट द टेम्परेचर। तो लिखना ये चाह रहे थे कि टेम्परेचर जो है वो एक जगह और दूसरी जगह में बहुत ज़्यादा उसमें चेंज हो सकता है, तो इसलिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर रखना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हम इसको रखेंगे ये वहीं का टेम्परेचर हमें देगा। किसकी बात हो रही है? थर्मामीटर की। अ टेम्परेचर टेकन इन एन ओपन डे लाइट इज वेरी हाई। मतलब अगर हम ओपन डे लाइट में, यानी कि दिन में मान लीजिए कड़ी धूप पड़ रही है, तेज बिल्कुल मतलब क्लियर वेदर है, बहुत तेज सूरज निकला हुआ है, अब वहां पर अगर टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि वो फिर डायरेक्ट इंसोलेशन ऑफ द सन, इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूर्य से डायरेक्ट किरणें आ रही हैं। अब हम सीधी सी बात है, सूर्य में जाके अगर डायरेक्ट रोशनी में, सनलाइट में उसको अगर थर्मोमीटर को रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। तो इसको बेटर डिस्क्राइब किया जाता है एज द टेम्परेचर इन द सन। अब टेम्परेचर ऑफ द सन नहीं है, ठीक है, सन को टेम्परेचर को हम नहीं नाप रहे हैं, लेकिन सन में टेम्परेचर को नाप रहे हैं हम। टेम्परेचर तो बेसिकली अपने अर्थ का, एटमॉस्फेयर का ही नाप रहे हैं, लेकिन सन की प्रेजेंस में, डायरेक्ट सनलाइट में नाप रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर इन द सन। एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए अर्थ का जो टेम्परेचर है, दे आर टेकन एट वेरियस डेप्थ्स इन द ग्राउंड, यानी कि जमीन के अंदर, है ना, जमीन के अंदर अलग अलग डेप्थ पे, अलग अलग गहराई पे हम लोग अर्थ का टेम्परेचर लेते हैं। थर्मोमीटर को जो है वो इनक्लोज किया जाता है एक स्पेशल ग्लास ट्यूब में, और जो उसका बल्ब होता है उसको एम्बेड किया जाता है इन द पैराफिन वैक्स। बल्ब क्या होता है? ये बल्ब थर्मोमीटर में क्या चीज़ होती है आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे, और आई होप कि पता होगा भी, लेकिन फिर भी मैं एक जनरल यहाँ पर डायग्राम अगर बनाऊँ तो आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होता है वो बचपन में आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा ही होता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज योर बल्ब, इसको बोला जाता है बल्ब। अभी आगे जाके भी हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि बल्ब क्या होता है। और यहां पर ऐसे करके स्केल बना होता है ना, और यहां पर ऐसे करके आपको रीडिंग्स जो है वो दिखाई देती हैं। आई होप ऐसा ही होता है, सब लोगों ने देखा है ना। तो इस पूरे के पूरे थर्मोमीटर को हम क्या करेंगे कि स्पेशल ग्लास ट्यूब में एनक्लोज करेंगे, मतलब ग्लास ट्यूब के अंदर डालेंगे, और जो ये बल्ब है दैट इज एम्बेडेड इन द पैराफिन वैक्स, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, पैराफिन वैक्स को लगा के रखेंगे। कहां पर लगाएंगे? बल्ब के ऊपर, ताकि दे आर लेस सेंसिटिव टू एब्रप्ट टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी या एब्रप्ट अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उससे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी क्या हो, कम हो जाए। अब इसके बाद टू एसेस द पॉसिबल डैमेजेस डन बाय द ग्राउंड फ्रॉस्ट टू क्रॉप इन टेम्परेट लेटीट्यूड्स, ग्रास टेम्परेचर्स आर ऑल्सो टेकन। अब जो ग्राउंड में फ्रॉस्ट पड़ती है उससे भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट एरियाज में ये चीज़ें होती हैं कि फ्रॉस्ट वगैरह भी रहती है, उसकी वजह से क्रॉप्स को, जो फसल है उसको क्या नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए वहां पर जो है ग्रास का टेम्परेचर भी नापा जाता है। तो हमने क्या बात कर ली कि हम एयर का टेम्परेचर नाप रहे हैं, हम ग्राउंड के अंदर का टेम्परेचर भी नाप रहे हैं, हम ग्रास का टेम्परेचर भी नाप रहे हैं। तो ये समझ गए आप कि हर जगह का टेम्परेचर हम नापा जा सकता है और नापते भी हैं। लेकिन
But the temperatures that we are accustomed to in climatic graphs are the shade temperatures, that is the temperature of the air. अब जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ पर आपको एक वेदर की डिटेल दी रहती है कि आज आपके शहर का या कुछ बड़े शहरों का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर इतना रहने वाला है। मतलब उसमें एक दो वैल्यूज़ आपको बताई जाएंगी, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। आगे जाके हम बात करेंगे इसमें अगले जो एलिमेंट है उसमें कि ह्यूमिडिटी के बारे में भी बात की जाती है उसमें, कि ह्यूमिडिटी भी जो है वो इतनी रहने की उम्मीद है, इतनी रहने का प्रेडिक्शन है। तो ये तीन चीज़ें उसमें जो है रहती हैं। अब यही तीन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे मेजर की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझ गए कि हमें टेम्परेचर जो हमें बेसिकली ये मैक्सिमम है मिनिमम है, ये शेड का टेम्परेचर होता है। शेड का मतलब कि जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इन द सन, कि सूर्य की तेज रोशनी है, तेज धूप आई हुई है, आप उसमें जाके अगर थर्मोमीटर लगाएंगे तो वो टेम्परेचर एयर का नहीं है, क्योंकि उसमें तो सन की गर्मी है तो वो टेम्परेचर अलग है। हम बेसिकली जो ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एयर के टेम्परेचर की, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की, वो कौन सा टेम्परेचर है? दैट इज द टेम्परेचर विच इज टेकन इन द शेड, यानी कि जिसको हम लोग छाया में लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें फिर एक्चुअल एयर का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसके बाद लिखा है कि प्रिकॉशंस देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू एक्सक्लूड द इंटेंसिटी ऑफ द सन्स रेडिएंट हीट, यानी कि वही है कि प्रिकॉशंस हमें ये लेने हैं कि सन से जो हमारी डायरेक्ट हीट आ रही है, क्योंकि सन से जो रेडिएशंस आ रही है, दैट इज द रेडिएंट हीट आ रही है, उसको हमें किसी तरीके से एक्सक्लूड करना है। तो हमें कुछ इस तरीके का डिवाइस का यूज करना है, या अगर हम नॉर्मल थर्मोमीटर का यूज भी कर रहे हैं तो ऐसा करना है जिसपे हमें बेसिकली क्या है कि धूप में उसको डायरेक्ट एक्सपोजर वो ना हो, ताकि वो सन की जो रेडिएशंस आ रही हैं डायरेक्ट उसको मेजर ना करे। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका टेम्परेचर चाहिए। तो अब ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सन के रेडिएंट हीट को या सन के रेडिएशन को एक्सक्लूड किया जाए? तो ऐसा करने के लिए जो थर्मोमीटर्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड मीटियोरोलॉजिकल शेल्टर होता है जिसको बोला जाता है स्टीवेंसन स्क्रीन। यहां पर देखिए ऊपर ये चीज दिखाई गई है, स्टीवेंसन स्क्रीन, लेकिन यहां से आप लोगों को ये आई थिंक क्लियर हो भी सकता है, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मैंने एक और थोड़ा सा रियलिस्टिक फिगर आप लोगों के सामने में लाया हूँ। तो थोड़ा सा हम पहले उस फिगर को देख लेते हैं कि ये क्या होता है ना, और उसके बाद फिर चीज़ों को जो है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा, ताकि आपको एक, जब आप ये लाइंस पढ़ रहे होंगे तो एक माइंड में एक इमेज रहेगी कि हाँ ये स्टीवेंसन स्क्रीन जो है ऐसा होता है, तब फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ फिगर्स दिखाई हैं ये सारी की सारी फिगर्स ऑफ द सेम डिवाइस जिसको बोला जाता है स्टीवेंसन स्क्रीन, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा एक बॉक्स तरीके का है, इसको बेसिकली स्टीवेंसन स्क्रीन बोला जाता है। बाकी इसके अंदर तो थर्मोमीटर्स ही रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस तो थर्मोमीटर ही है। लेकिन स्टीवेंसन स्क्रीन का बेसिकली यूज ये है कि हम डायरेक्ट सनलाइट से जो एक्सपोजर हमें मिल सकता है उसको हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो अब इस तरीके का देख सकते हैं, एक बॉक्स तरीके का आपको दिख रहे हैं, है ना। है ये सारी सेम चीज, अलग अलग फिगर दिखाने के पीछे मकसद अलग अलग है। मैं पहला फिगर का मकसद आपको बताऊं, ये दिखाने के लिए है कि इस तरीके का एक बॉक्स होता है और ये ग्राउंड से काफी ऊपर रखा जाता है, लगभग आप कह सकते हैं 1.2 मीटर ऊपर, या फिर लगभग 4 फीट के आसपास इसको जमीन से ऊपर रखा जाता है। अब उसका कारण क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा, इसमें आपको यहां पर दिख रहा है ये बॉक्स, ये इसका एक क्लोजर लुक है। क्लोजर लुक में बेसिकली आपको ऐसे करके नीचे की तरफ को ये वो दिख रहे हैं, मतलब इनका जो ये दरवाजा बना हुआ है ना, डोर बनी है, विंडोज बनी है, वो नीचे की तरफ को क्या है, नीचे की तरफ को इनका जो स्लोप है ना। और ये बेसिकली हॉलो भी होते हैं। हॉलो क्यों होते हैं, मतलब इनके थ्रू क्या होता है, एयर पास हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर थर्मोमीटर रखा होगा, है ना। और थर्मोमीटर में जब तक एयर नहीं पहुंचेगी तब तक वो क्या होगा, तब तक वो टेम्परेचर तो बता ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसके अंदर एयर जाएगी तो ये ओपन होते हैं, लेकिन नीचे की तरफ को होते हैं, है ना। नीचे की तरफ को होने का बेसिकली ये भी कारण है कि जैसे बारिश अगर हुई कभी और इस पर अगर बारिश पड़ती है, वैसे तो खैर इस पर बारिश नहीं पड़ सकती क्योंकि ये जो स्क्रीन है काफ़ी, मतलब ये जो ऊपर से शेड लगा हुआ है ये काफ़ी आगे है, लेकिन फिर भी इनकेस अगर कभी बारिश तिरछी पड़ती है तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर बूंद पड़े तो वो अंदर की तरफ को ना जाए। अंदर की तरफ को जाएगी तो फिर वो हो सकता है कि अंदर
रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हम इसमें मेजर करते हैं तो वो चीज़ इफेक्ट हो जाए, है ना, या फिर टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत अंदर इफेक्ट हो जाए, तो इसलिए ये बाहर की तरफ को बनाया जाता है, नीचे की तरफ को। इसको बेसिकली अभी हम एक वर्ड देखेंगे बुक में, दैट इज लिखा होगा लोअर। लोअर का मतलब यही होता है कि नीचे की तरफ को जो है स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। आई होप क्लियर है। अब इसके बाद ये जो फिगर है ये इसका एक इंटरनल अरेंजमेंट है। यहां पर इंटरनल अरेंजमेंट में आपको चीजें दिखाई जा रही हैं, है ना। यहां पर आपको बेसिकली 4 तरीके के क्या दिख रहे हैं, थर्मोमीटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। 2 तो आपको यहां पर दिख रहे हैं और 2 आपको यहां पर दिख रहे हैं, है ना। इसमें से 2 तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, मतलब एक तो ड्राई बल्ब होता है, ड्राई बल्ब, और दूसरा होता है वेट बल्ब, है ना। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब होगा, और एक पीछे की तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो आपके जनरली होंगे मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर। तो वो क्या आपके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नापेंगे, और ये जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मोमीटर है ये बेसिकली हमारे यूज होंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सिंपली ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ये बेसिकली इनका पर्पस है। अब ड्राई बल्ब थर्मोमीटर क्या होता है, दैट इज अ सिंपल थर्मोमीटर। जो हमारा नॉर्मल थर्मोमीटर होता है दैट इज ओनली योर ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। वो नॉर्मल वाला थर्मोमीटर जो मैंने आपको पीछे फिगर बना के दिखाया था वही ड्राई बल्ब है। वेट बल्ब थर्मोमीटर बेसिकली क्या होता है कि थर्मोमीटर तो वही चीज है, लेकिन हम उसमें करेंगे क्या कि ये जो इसका बल्ब है, इस बल्ब के ऊपर हम कोई कपड़ा बांध देंगे, ठीक है, वेट क्लॉथ बांध देंगे, और इस वेट क्लॉथ का एक कनेक्शन हम कर देंगे किसी लिक्विड या वाटर के कंटेनर से, ताकि जैसे यहां से ये पानी को क्या करता रहे, एब्जॉर्ब करता रहे, और ये वेटनेस यहां पर बनी रहे, है ना। इसका पर्पस क्या है ये मैं भी आपको उसमें बताता हूं जब आगे हम अगला एलिमेंट पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी वाला तब। लेकिन तब तक आप चीज को समझ के चलिए कि ड्राई बल्ब थर्मोमीटर क्या है। जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है वो हमारा ड्राई बल्ब है, और वेट बल्ब थर्मोमीटर भी कुछ नहीं है। नॉर्मल थर्मोमीटर में जब हम बेसिकली क्या करते हैं, ये इसको एक वेट विक, है ना, वेट विक। विक अगर क्या होती है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका भी एक बहुत बेसिक एग्जांपल है जो आप लोग रोज यूज करते हैं। अगर आजकल के आप लोगों ने में हो सकता है कि जिसको हम लैंप बोलते थे या लालटेन बोलते थे वो नहीं देखा हो, कोई बात नहीं। घर में दिया सब जलाते हैं, मंदिर में ऑयल लैंप सब जलाते हैं, है ना। या आपने कहीं देखा होगा जरूर इस तरीके का कोई ऑयल लैंप वगैरह कुछ भी चीज है, तो वो जो चीज होती है दैट इज नोन एज विक। विक मतलब क्या है कि ये कहीं से वाटर के, अगर इसको किसी कंटेनर में या किसी लिक्विड के कंटेनर में इसको अगर सोक किया हुआ है, डुबाया हुआ है, तो वहां से ये क्या करते रहेगा, लिक्विड को एब्जॉर्ब करते रहेगा, यानी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड यहां पर बनी रहेगी, दैट इज नोन एज विक। और ये वेट विक को हम लोग जो है क्या करते हैं, बल्ब के ऊपर कवर कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में आई होप यहां पर चीजें समझ गए होंगे, और एक इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर स्केल होता है वो भी आप यहां पर समझ गए होंगे। तो आई होप ये फिगर को ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको चीजें इसमें बताई है। अब हम वापस से बुक में चल के देखते हैं कि इसके बारे में क्या वहां पर लिखा गया है। तो देखिए स्टीवेंसन स्क्रीन मैंने आपको समझा दिया, उसमें क्या लिखा है देखिए, एक व्हाइट वुडन बॉक्स है ना, व्हाइट कलर का बॉक्स था, लगभग 4 फीट अबव द ग्राउंड ऑन स्टिल्ट्स। स्टिल्ट्स मतलब वो जो उसके साइड में सपोर्ट बने हुए थे, दैट इज स्टिल्ट्स, और व्हाइट वुडन बॉक्स है। तो हर चीज का एक मतलब है, हर पॉइंट का एक मतलब है कि व्हाइट वुडन बॉक्स ही क्यों होगा, क्योंकि व्हाइट कलर आपको पता है द बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई सनलाइट पड़ती भी है तो वो उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ताकि वो फिर गर्म नहीं होगा और उसमें जो अंदर थर्मोमीटर लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स में कोई भी इफेक्ट उसका ना आए। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड से 4 फीट ऊपर क्यों रखा जाता है, 4 फीट अबव इसलिए रखा जाता है क्योंकि नीचे का जो सरफेस का टेम्परेचर है उसका अगर मान लीजिए कोई रेडिएशन वगैरह होती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उससे अगर कोई रिफ्लेक्शन या आप एक तरीके से कह सकते हैं जो रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से ये डिवाइस इफेक्ट ना हो, इसलिए इसको ग्राउंड से काफ़ी ऊपर रखा जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट में जो लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जनरली किसी हार्ड सरफेस के ऊपर नहीं रखा जाता, जनरली किसी हार्ड सरफेस के ऊपर नहीं रखा जाता है, बल्कि इसको हम किसी ग्रास की सरफेस के ऊपर, जैसे जितनी फिगर मैंने आपको दिखाई वहां पर आप देखिएगा कि सारे के सारे में नीचे जमीन नहीं है, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है, घास है। उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि अगर हम हार्ड सरफेस पे इसको रखते हैं तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा या हम लोगों ने पढ़ा है, मेरे को अच्छे से याद है, दैट इज नोन एज योर एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब क्या होता है,
एल्बिडो का मतलब यह होता है कि अगर कोई सरफेस पर कोई सनलाइट पड़ रही है तो वहां से वो उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज नोन एज एल्बिडो। जो प्लेन सरफेस है ना, जो सीमेंटेड सरफेस है, इस तरीके की सरफेस है, उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। तो यानी कि उससे क्या होगा कि जो सनलाइट जमीन पे पड़ेगी वहां से वो उसका रिफ्लेक्शन निकलेगा और उसकी रिफ्लेक्टेड हीट जो होगी उससे ये डिवाइस की जो मेजरमेंट चल रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो इफेक्ट हो सकती है। इसलिए इसको क्या करा जाता है, उसके मतलब प्लेन सरफेस या हार्ड सरफेस के ऊपर रखने की बजाय इसको हम ग्रास में यानी कि घास के मैदान में लगाते हैं। उससे फायदा क्या है कि घास का जो एल्बिडो है, जो ग्रास का एल्बिडो है, वो अराउंड 20 to 25% के आसपास ही होता है। और वैसे भी हमने इसको 4 फीट ऊपर रखा है तो वो प्रॉब्लम इस केस में ज्यादा नहीं आएगी। आई होप चीजों को आप समझ गए। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि जो रूफ है वो डबल लेयर्ड है विद एन इंटरवीनिंग एयर स्पेस टू एक्सक्लूड मच ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। वो चीज जो यहां पर बोली है वो आप यहां पर भी देख सकते हैं। इस तरीके की डबल रूफ होती है और यहां पर बीच में देखिए ये मतलब एक रूफ तो आपको यहां पर दिख रही है इसकी, जो ये जिसमें ये बेसिकली वेनेशियन ब्लाइंड्स की तरह से लगे हुए हैं, मतलब ये ओपन होंगे, और दूसरी ये वाली रूफ है। तो बीच में क्या है, एयर स्पेस है, यहां से हवा भी जा सकती है और साथ ही साथ ऊपर से ना तो सनलाइट आएगी और ऊपर से ही ना तो इसमें पानी जाएगा, बारिश भी नहीं आएगी। आई होप आप समझ गए। अब इसमें आगे देखिए, द साइड्स ऑफ द बॉक्स आर लोअर्ड लाइक वेनेशियन ब्लाइंड्स। वेनेशियन ब्लाइंड्स क्या होता है? वेनेशियन ब्लाइंड्स आपने कुछ इस तरीके के ब्लाइंड्स कर्टन्स देखे होंगे, जैसे मैंने आपको पीछे फिगर में दिखाया ना, आप चाहे तो यहां पर भी देख सकते हैं। ये जो नीचे की तरफ को डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपने इस तरीके के ब्लाइंड्स या इस तरीके के कर्टन्स वगैरह देखे होंगे, जिसको बेसिकली वो रॉड तरीके की होती है, उससे हम लोग क्लोज या ओपन करते हैं, है ना। तो ये उस तरीके का यहाँ पर बनाया जाता है। और ये लोवर्ड मतलब वही है कि जो जमीन की तरफ को बनाया जाता है। इसको बनाने का पर्पस क्या है कि फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर होता रहे। अगर इसको हम पूरा का पूरा बंद बना देंगे, है ना, मतलब इसकी दीवारों को, इसके दरवाजे खिड़की को अगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो अंदर फिर एयर नहीं जा पाएगी, और एयर नहीं जा पाएगी तो फिर जो अंदर थर्मोमीटर लगे हैं वो टेम्परेचर मेजर किस चीज का करेंगे। तो इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। अब वन साइड ऑफ द स्क्रीन इज हिंज्ड टू सर्व एज अ डोर विच कैन बी ओपन्ड एंड क्लोज टू गिव एक्सेस टू द इंस्ट्रूमेंट्स। वही है कि एक तरफ उसका दरवाजा लगा होता है आगे की तरफ, जिसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अंदर की रीडिंग देख सकते हैं और फिर उसको थर्मोमीटर वगैरह को रीसेट करके वापस से अंदर उसमें रख सकते हैं। स्क्रीन का जो फ्लोर है वो भी लोअर्ड ही है, मतलब वो भी इसी तरीके का है कि उसमें भी नीचे से गैप होगा ताकि एयर वगैरह जो है वो पास हो सके। अब स्टीवेंसन स्क्रीन में क्या क्या चीजें हैं देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है, मैंने आपको बता दिया। ड्राई और वेट बल्ब का थर्मोमीटर भी है, और किसी में कुछ इस तरीके के सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि थर्मोग्राम या हाइग्रोग्राम जो है वो भी रखे हो सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा है तो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। मतलब वो आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादा मतलब बड़ा है या कोई आप कह सकते हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला है तो उसमें ये आपको डिवाइसेस मिलेंगे। अदरवाइज नॉर्मली आपको उसमें 4 थर्मोमीटर मिलेंगे, एक होगा ड्राई बल्ब, एक होगा वेट बल्ब के लिए, एक होगा मैक्सिमम टेम्परेचर और एक होगा मिनिमम टेम्परेचर के लिए। अब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं। अब दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट थर्मोमीटर्स, या तो वो अलग अलग थर्मोमीटर हो सकते हैं या फिर उनको ज्वाइन किया जा सकता है यू शेप में, यू शेप की ग्लास ट्यूब में। जैसे कि एक होता है 6 एक थे जिन्होंने बनाया था थर्मोमीटर, दैट इज 6S थर्मोमीटर, यानी कि वो इस तरीके का ही दिखता है बिल्कुल, है ना, दैट इज द 6S थर्मोमीटर। मतलब या तो अलग अलग होंगे या फिर उसको आपस में ऐसे यू शेप में जोड़ के भी बनाया जा सकता है, दैट इज 6S थर्मोमीटर। अभी जो मैक्सिमम थर्मोमीटर है वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा हाईएस्ट टेम्परेचर रीच्ड ड्यूरिंग द डे, यानी कि पूरे दिन में कितना टेम्परेचर मैक्सिमम गया, है ना, वो ये देखेगा। क्योंकि हाई मैक्सिमम टेम्परेचर है तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर नोट करेगा। अब उसमें होता क्या है देखिए, द मर्करी इन द क्लोज्ड ग्लास ट्यूब एक्सपेंड्स। देखिए यहां पर मर्करी है, मतलब मान लीजिए ये 2 आपके थर्मोमीटर है ऐसे, ये ऊपर वाले, और नीचे का जो एरिया है उसमें पूरा का पूरा मर्करी भरा हुआ है, और वो क्या है, ग्लास ट्यूब जो हमने यू शेप को ज्वाइन करके बनाया है। अब उसमें क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और जिसमें हमारा पता है कि हमें घर का भी जो नॉर्मल थर्मोमीटर है वो काम करता है। प्रॉपर्टी या प्रिंसिपल क्या है कि जब गर्मी होगी, जब हीट होगी तो मरकरी जो है वो एक्सपेंड करेगा, है ना, हमें पता है। तो मरकरी एक्सपेंड करता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा मैक्सिमम की तरफ में एक मेटल स्प्रिंग इंडिकेटर लगा हुआ है, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है छोटा सा ये मेटल स्प्रिंग इंडिकेटर, ये लगा हुआ है। अब ये मरकरी के साथ जुड़ा रहेगा और ये
क्या करेगा, ये ट्यूब में ऊपर की तरफ को मूव करेगा। ऊपर की तरफ को मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे जो मरकरी है वो इसको क्या कर रही है, वो एक्सपेंड कर रही है। अब एक्सपेंड करके वो ट्यूब को फाड़ के बाहर तो नहीं आएगी, ट्यूब को ब्रेक तो नहीं करेगी, लेकिन उसको ऊपर की जगह मिल रही है तो वो ऊपर की तरफ को पुश करेगी इस मेटल स्प्रिंग इंडिकेटर को, है ना। और फिर ये मैक्सिमम लेवल पर ही रहेगा जब तक टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है तब तक। और जो एंड ऑफ द इंडिकेटर नियरेस्ट ऑफ मर्करियस इंडिकेटर इन फिगर 102, ये क्या करेगा, इट गिव्स द रीडिंग ऑफ द मैक्सिमम थर्मोमीटर टेम्परेचर विच इज 87 डिग्री फ़ारेनहाइट इन दिस केस। यानी कि इस टेम्परेचर का मतलब, ये तो मेटल इंडिकेटर तो एक इस तरीके का है, कैसा है, ये तो आपको कुछ लगभग इस तरीके का दिख रहा है ना। तो नीचे से इसमें यहाँ पर मरकरी होगी, मतलब नीचे की साइड में मरकरी होगी, क्योंकि मरकरी ही तो इसको ऊपर को धकेल के ले गई है ना। फोर्स किसने करा है, मरकरी ने करा है। अब ये तो यहाँ तक पहुंच गया। अब जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होना शुरू होगा, तो ये मरकरी क्या करेगी, ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगी, लेकिन ये यहीं पर रहेगा, ये तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेटल स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो बेसिकली यहीं पर ये टाइट हो जाता है। ये फ्रीली मूव एज सच नहीं करता, इसको मूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से फोर्स देना पड़ता है। इस केस में फोर्स कहाँ से मिल रहा है, मरकरी जो एक्सपेंड हो रही है उसकी वजह से फोर्स मिल रहा है। अब इस पर तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये तो एक बड़ा सा फिगर है, मतलब बड़ा सा एक इंडिकेटर है। तो इसमें क्या होगा कि वो पॉइंट जो नियरेस्ट टू द मरकरी है, यानी कि यहां पर हम इसकी वैल्यू देखेंगे। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहां पर की जो भी वैल्यू होगी वो हमें बताएगा कि उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था। क्योंकि हम तो बेसिकली मरकरी को देखेंगे ना कि मरकरी कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो मरकरी यहां तक एक्सपेंड करा है, तो इसलिए ये उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जो कि इस केस में इन्होंने दिया हुआ है 87 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद इसको रीसेट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की रीडिंग तो हो गई। अब अगले दिन की रीडिंग लेने के लिए इसको हम यहीं पर तो नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज तो फिर टेम्परेचर मेजर कैसे होगा। तो उसको क्या करा जाएगा, या तो हम उसको स्विंग करेंगे हार्ड, यानी कि या तो हाथ से हिलाएंगे, झटकेंगे, तो वो फिर नीचे आ जाएगा मेटल इंडिकेटर, या फिर हम उस इंडिकेटर को मैग्नेट से भी नीचे ला सकते हैं, क्योंकि मेटल का है तो मैग्नेट से काम करेगा। बाहर से आप इसके मैग्नेट लगाइए ग्लास के बाहर से, और वो धीमे धीमे करके नीचे को आ जाएगा। और उसको आप क्या करिए कि मरकरी का जो एंड है वहां पर लाके छोड़ दीजिए, ताकि उसके बाद जब भी वो एक्सपेंड करेगा मरकरी, तो फिर वो उसको उस पोजीशन पे ले जाके स्टेबल कर देगा जहां पर अभी टेम्परेचर जितना हो रहा है उसके हिसाब से। इसके बाद क्या होगा, मिनिमम थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि मैक्सिमम वाला अगर हाईएस्ट मेजर कर रहा है तो मिनिमम वाला लोएस्ट मेजर करेगा कि एक दिन में कितना मिनिमम टेम्परेचर गया है। एंड मिनिमम टेम्परेचर जनरली जो है वो मिडिल ऑफ द नाइट में होगा या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग में होगा। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा होगा कि जनरली शाम को या रात के आप कहें 7, 8, 9 बजे के आसपास टेम्परेचर कम नहीं होता। टेम्परेचर जो फॉल करता है वो जनरली रात को 12, 1 बजे के आसपास, या उससे भी अगर हम बात करें अर्ली मॉर्निंग सुबह 3, 4 बजे के आसपास जो है वो सबसे कम रहता है। अब ये ग्लास ट्यूब को जो है एल्कोहल के साथ फिल किया जाता है, विच अलाउज द इंडिकेटर टू स्लाइड फ्रीली अलोंग द ट्यूब, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो मिनिमम साइड वाला है इसमें हमने क्या करा है, इसमें एल्कोहल फिक्स होगा, मतलब इस ट्यूब के अंदर एल्कोहल होगा, ताकि उसके अंदर जो ये इस तरीके का इंडिकेटर है वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब जब टेम्परेचर कम होगा, अब यहां पर देखिए उल्टा कंसेप्ट चलेगा। जैसे पीछे हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा था तो मरकरी क्या कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी। तो हमारा जो इंडिकेटर था वो यहां पर, अगर पहले यहां पर था तो वो ऊपर की तरफ को मूव करा, तो इसीलिए इसका जो आप वो देख रहे हैं मार्किंग करी गई है वो यहां से है, दैट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, क्योंकि ये मैक्सिमम साइड का थर्मोमीटर है। और वहीं अगर आप मिनिमम साइड में बात करें तो देखिए रीडिंग उल्टे डायरेक्शन में आपको दिख रही है। ऊपर से देखिए आपको 0, 10, 20, 30 ऐसे करके आप नीचे को बढ़ रहे हैं, है ना। तो यही चीज का जो अंतर है यहाँ पर वो समझाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम होगा तो एल्कोहल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एल्कोहल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एल्कोहल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि ये बढ़ेगा ऊपर की तरफ को, और ऊपर की तरफ को बढ़ेगा तो ये इंडिकेटर को अपने साथ ऊपर को ले जाएगा, द बल्ब बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द इंडिकेटर। अब सरफेस टेंशन क्या है ये मैं समझा तो यहां पर सकता हूं, लेकिन फिर वो इस सब्जेक्ट के स्कोप से बाहर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है कि आप ये मान लीजिए कि जो सरफेस होता है ना, कोई भी सरफेस है, अगर आपने कोई मग लिया है या कोई बकेट आपके पास है, उसमें आप पानी भरिए, एक सरफेस तक आपने पानी भरा, उसके बाद आप उसमें अगर अपना हाथ जो होता है, जो पाम होता है, अगर आप उसको डिप नहीं करना है, सिर्फ उसकी सरफेस पे आपको अपना हाथ रखना है,
ठीक है, एक बार चाहे तो करके देख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, बात को समझ जाइए मेरी ऐसे ही। आपने पानी भरा मग में, या मग में तो खैर आप हाथ नहीं डाल पाएंगे अपना पूरा, किसी बकेट में मान लीजिए, और उस पर आपने अपना जो हैंड है वो फ्लैट हैंड को आपने उसके ऊपर पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स आपने रखा, जस्ट आपको उसके सरफेस पर रखना है। फिर आप उसको ऊपर की तरफ को अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर की जो सरफेस है या जो वाटर है वो उस पर नीचे की तरफ को फोर्स लगा रहा है, आप उसको बिल्कुल रेडिली ऊपर को मूव नहीं कर पाएंगे। वही जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज दैट सरफेस टेंशन फोर्स, है ना, जो वाटर की सरफेस अपने ऑब्जेक्ट पर लगाती है, चारों तरफ को वो खींचता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। जो हमारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग वाले, वो तो इस चीज़ को जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन बाकी के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए इसमें यहाँ पर नहीं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, उसको समझ जाइए कि एल्कोहल और जो ये इंडिकेटर है वो दोनों आपस में चिपके हुए होंगे, स्टिक होंगे सरफेस टेंशन की वजह से, और सरफेस टेंशन की वजह से अगर वो चिपके हुए होंगे तो एल्कोहल अगर ऊपर की तरफ को मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये इंडिकेटर भी मूव करेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एल्कोहल क्या करेगा, वो इंडिकेटर के थ्रू पास कर जाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास यहां पर वाला फंडा नहीं है कि वो एल्कोहल उसको धकेलेगा, क्योंकि एल्कोहल धकेलेगा नहीं, मतलब एल्कोहल उसको पुश नहीं करेगा, एल्कोहल उसको अपने साथ साथ खींच के पुल कर सकता है लेकिन पुश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एल्कोहल अगर, मतलब बेसिकली एल्कोहल के आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी मरकरी जितनी नहीं होती, उसकी डेंसिटी मरकरी जितनी नहीं है कि वो उसको पुश कर दे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एल्कोहल जो है उस इंडिकेटर के पास्ट फ्लो कर जाएगा और उसको वहीं पर छोड़ देगा जहां पर वो था। तो द एंड ऑफ द इंडिकेटर फारदेस्ट फ्रॉम द बल्ब गिव्स द रीडिंग ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर। तो यहां से हमें बेसिकली मिनिमम टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्यों से? क्योंकि देखिए अब इस ट्यूब में होगा क्या, टेम्परेचर तो हम मरकरी का ही नापेंगे, लेकिन इसमें होगा क्या कि जैसे अगर ये ऊपर की तरफ को बढ़ेगा, है ना, ये अगर ठंडा होगा एल्कोहल, इंडिकेटर ऊपर की तरफ को बढ़ेगा तो साथ साथ मरकरी भी ऊपर की तरफ को आएगा, और मरकरी ऊपर की तरफ को आएगा तो यहाँ पर जो लोएस्ट इंडिकेटर होगा वो हमने मेजर कर लेना है, जो इस केस में दिया गया है 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अगर नहीं भी समझ में आ रही है कि कैसे मेजर करना है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझा रहा हूँ। अब इसके बाद थर्मोमीटर को हम लोग मैग्नेट से का यूज़ करके अगले 24 घंटे की रीडिंग के लिए क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वही बात है कि अगले दिन का, एक दिन का तो ये बात हो गई कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ले लिया, फिर अगले दिन के लिए उसको करना है तो क्या करेगा, जो ऑब्जर्वर होगा वो आएगा, एक फिक्स टाइम होता है कि उस टाइम पर वो आएगा, वो रीडिंग नोट करेगा और उसके बाद उसको वापस से रीसेट कर देगा। अब टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इज एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का मतलब कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, क्योंकि वो तो नाप लिया है ना, कि मान लीजिए जैसे आज की डेट में मैं टेम्परेचर, मेरा कट ऑफ टाइम या मेरा ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है वो है शाम के 8 बजे, तो मैं शाम के 8 बजे का अगर टेम्परेचर नाप रहा हूं तो दिन का टेम्परेचर आया होगा, तो मैं उस दिन के टेम्परेचर को क्या करूंगा, मैं उसको मेजर कर लूंगा। या मान लीजिए मैं सुबह के 8 बजे अगर मेजर करता हूं, उस पर कोई मैक्सिमम टेम्परेचर आया होगा तो वो कल के दिन का होगा, प्रीवियस डे का टेम्परेचर होगा, है ना, तो उसको मैं वहां से ले लूंगा। और मिनिमम टेम्परेचर जो होगा वो करंट डे के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि उनका जो प्रोबेबल अकरेंस है वो ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज की एक डेट ले ली और आज की डेट पे अगर मैं क्या कर रहा हूं, सुबह 8 बजे मेरा ऑब्जर्वेशन करने का टाइम है, मैं गया, मैंने स्टीवेंसन स्क्रीन खोली, उसका डोर खोला और अंदर देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में कुछ कुछ वैल्यू मुझे मिल रही है। अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू कब होगी, वो बीते हुए कल में जो प्रीवियस डे हुआ है उसके दिन में 1 बजे 2 बजे 3 बजे हुई हो सकती है कभी भी, ठीक है। और उसी के बाद जैसे अगर मैं सुबह अभी 8 बजे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो अभी से लगभग 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे पहले, यानी कि अभी से रात के 1 2 3 4 बजे के आसपास उसमें मिनिमम टेम्परेचर दिख रहा होगा। तो मैक्सिमम वाले को हम मानेंगे प्रीवियस डे का और मिनिमम वाले को हम मानेंगे आज के डेट का, क्योंकि उनका लगभग, क्योंकि टाइम तो आपको पता है ना, डे कैसे चलता है, अगर आप किसी भी डेट की बात करें तो वो रात के 12 बजे बाद चलती है, तो रात के 12 बजे के बाद ही प्रोबेबल चांसेस रहती हैं कि मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, तो इसलिए हम उसको जनरली क्या करते हैं, करंट डे का, यानी कि आज के डे का मान के चलते हैं। अब ये जो मीन डेली टेम्परेचर है वो क्या है, वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे 87 डिग्री फ़ारेनहाइट और 73 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, इसको हमने ऐड करा, डिवाइड बाय 2 करा, वी गॉट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन
ये बेसिकली मीन डेली टेम्परेचर तो एक मतलब मैक्सिमम और मिनिमम से हमने निकाल लिया, लेकिन इसका एक एक्यूरेट तरीका ये है कि हमें 24 रीडिंग लेनी चाहिए, मतलब हर घंटे रीडिंग लेनी चाहिए, तो हमारे पास 24 घंटे की 24 रीडिंग हो जाएंगी और फिर उनका एवरेज लेना चाहिए, तब हमें जाके आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट मीन डेली टेम्परेचर मिल सकता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक टीडियस वर्क हो जाएगा कि हर घंटे जाना है, हर घंटे उसकी रीडिंग लेनी है, फिर रीसेट करना है, तो वो काफ़ी टीडियस काम हो जाएगा। इसलिए हम जनरली करते यही है कि एक मैक्सिमम एक मिनिमम ले लिया और उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक हो गया, है ना, हमारा मीन डेली टेम्परेचर आ गया। इन प्रैक्टिस दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर अ सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं वही बता रहा हूँ कि हर घंटे टेम्परेचर लेना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा हाइग्रोग्राम या थर्मोग्राम इस तरह की चीज़ें हैं तो वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन थर्मोग्राम इज बेसिकली फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, हाइग्रोग्राम इज बेसिकली फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी, है ना। तो अगर कोई थर्मोग्राम वगैरह है जो सेल्फ रिकॉर्ड कर सकता है तो वो ये काम कर सकता है कि हर घंटे का टेम्परेचर मेजर कर ले। अदरवाइज मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार जाएं, उसको ऑब्जर्व करें, फिर रीसेट करें। दैट इज नॉट एडवाइजेबल एंड दैट इज नॉट जनरली प्रैक्टिस्ड एल्सवेयर। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे गिव्स द डायरनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर। डायरनल का मतलब क्या होता है, दिन और रात। तो दिन और रात के टेम्परेचर का जो रेंज है, यानी कि सबसे ज्यादा कितना टेम्परेचर गया, सबसे कम कितना टेम्परेचर गया, वो हम मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद जो हॉटेस्ट मंथ होगा उसका डिफरेंस, अगर उसका टेम्परेचर हम देख लें, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे जुलाई बोल रहा है ना, या मई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, या फिर अगर हम कोल्डेस्ट मंथ की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी लिखा है, इट कुड बी दिसंबर, इट कुड बी फरवरी, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब हॉटेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है और कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है, उनको अगर हम मेजर करें या उनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालें, अंतर निकालें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनुअल रेंज। एनुअल रेंज मतलब साल में सबसे गर्मी किस दिन थी और सबसे ज़्यादा ठंड किस दिन थी, वो हमें एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से एक डिफरेंस, एक रेंज मिल जाएगी। दैट विल बी नोन एज द एनुअल रेंज, है ना। और दिन और रात का अगर हम निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम का अंतर, तो वो हो जाएगा डायरनल रेंज। अब डायग्राम पर रिप्रेजेंटेशंस में जो मंथली मीन टेम्परेचर्स हैं, दे आर शोन इन सिंपल टेम्परेचर ग्राफ्स। यहां पर आपको दिख रहा है मीन मंथली टेम्परेचर, है ना, जैसे जनवरी, फरवरी, ऐसे करके आपको ये सारा का सारा दिख रहा है। अब फॉर दीज मैप्स टेम्परेचर्स आर रिड्यूस्ड टू सी लेवल। टेम्परेचर को जो है वो जनरली क्या करा जाता है, सी लेवल पर दिखाया जाता है। दैट इज शोन एज इफ द रिकॉर्डिंग स्टेशन वर एट सी लेवल। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमने पीछे बात करी थी प्रेशर की, कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ को बढ़ते जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। सिमिलरली टेम्परेचर के साथ भी है। अगर हम 300 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए अब अगर मान लीजिए हमने ये करा कि इसको कहीं ऊपर रख के टेम्परेचर नाप रहे हैं, मतलब किसी हायर स्टेशन पर अगर हम टेम्परेचर नाप रहे हैं तो वहां पर इसकी वैल्यू कम आएंगी, है ना। तो हाईलैंड स्टेशंस के लिए हायर टेम्परेचर इज शोन देन दैट वाज एक्चुअली रिकॉर्डेड। मतलब इन ग्राफ्स के बारे में बोला जा रहा है कि ये ग्राफ तो सी लेवल पर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कहीं हाईलैंड का टेम्परेचर नापना है तो वो इनसे कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आई होप टेम्परेचर को लेकर जितनी बात थी, स्टीवेंसन स्क्रीन क्या थी, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ, दैट इज योर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को आप अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आप इसको नमी कह सकते हैं, या इसका जो और ज्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निकल वर्ड है दैट इज नोन एज आर्द्रता, है ना। अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी पढ़ा है, सुना है ये वर्ड, तो आप जानते होंगे इसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, ये तो है आर्द्रता। अब ह्यूमिडिटी क्या है, इज द मेजर ऑफ द डैम्पनेस ऑफ द एटमोस्फेयर विच वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। डैम्पनेस मतलब वही नमी कह सकते हैं, है ना, नमी कह सकते हैं, या आर्द्रता का जो मेजर है, जो उसकी माप है, जो एक जगह से दूसरी जगह भी डिफर करेगा, या फिर एक जगह पे भी आप बात करें तो अलग अलग दिन के समय पर अलग अलग तरीके की डैम्पनेस हो सकती है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब एक क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर क्या हो गया, क्यूबिक मीटर इज बेसिकली वॉल्यूम। यानी कि अगर हम एक क्यूब 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब क्यूब आप समझते हैं ना, ये होता है क्यूब। इस क्यूब को अगर आप लेते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, 1 मीटर है,
इतना वॉल्यूम आपने लिया, इसके अंदर आप देखेंगे, मतलब मेजर करने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसके अंदर हम देखेंगे कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है इन वाटर वेपर इन ग्राम्स। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना वाटर वेपर इन ग्राम्स है, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वेदर स्टडीज के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्म है ना, या फिर जो क्वांटिटी है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं नापते क्योंकि उससे हमारा कोई फायदा नहीं है, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज है, देखिए, इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट द एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। मतलब समझते हैं, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, किसी ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सपोज कर लीजिए कि टेम्परेचर है सपोज कर लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। अब एयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम लोग बात कर रहे हैं तो एयर है। अब एयर जो है उसकी एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वाटर होल्डिंग या आप कह लीजिए वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो फिक्स होती है, वो हर टेम्परेचर पे फिक्स होती है। मतलब कि 20 डिग्री पे इतनी होगी, 21 डिग्री पे इतनी होगी, 22 डिग्री पे इतनी होगी, वो मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है, जो मैक्सिमम लिमिट है, वो क्या होती है, फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक वैल्यू आपको यहां से मिल गई टेम्परेचर के हिसाब से। दूसरा एक वैल्यू ये होगी कि उसमें एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट वो कितना है, वो कैसे पता लगेगा, यहां से, है ना। एब्सोल्यूट या एक्चुअल कितना पता लगेगा, वो तो यहां से पता लग जाएगा आपको इस तरीके से कि एक मीटर क्यूब में, सॉरी यहां मीटर क्यूब होगा, कि 1 मीटर क्यूब में कितना है ना। तो ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया मैक्सिमम लिमिट। तो उसका आपको रेशियो निकाल लेना है कि एक्चुअल कितना प्रेजेंट है और उसी टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता था, है ना। इस वैल्यू को आप निकाल लीजिए, सपोज कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 100 से, तो यू विल गेट दी RH, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। ये आपको वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगी। मतलब ये तो फॉर्मूला है। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर से इसको नापा कैसे जाता है। नापने का तरीका अलग है, पर ये तो इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि एयर किसी भी टेम्परेचर पर कितना होल्ड कर रही है एक्चुअल और कितना होल्ड मैक्सिमम कर सकती है, उसका एक रेशियो, और उसको परसेंटेज में हम अगर दिखाना चाहें तो मल्टीप्लाइड बाय 100। आई होप क्लियर है। अब आगे देखिए, ये लिखा है कि वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर, क्योंकि वार्म एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। सो इफ इट कंटेन्स ओनली हाफ द अमाउंट इट कुड कैरी, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, सपोज कर लीजिए मैक्सिमम है 1 यूनिट और एक्चुअल में प्रेजेंट कवर वो कैरी कर रही है 0.5 यूनिट, तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू 100, दैट विल बी 50%। सिमिलरली अगर वो 80% होल्ड कर रही है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट है 1 यूनिट और एक्चुअल में वो होल्ड कर रही है 0.8 यूनिट, तो हमारी कितनी हो जाएगी, 80% के आसपास। और इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि जो हमारे भूमध्य रीजन हैं, जो हमारे इक्वेटर के पास के रीजन है, वहां पर बेसिकली ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वहां पर 80% तक जो है वो मॉर्निंग के समय में देखने को मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि एयर कंटेन्स 4/5 एज मच वाटर वेपर एज इट कैन कैरी, यानी कि एयर जितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, जितना मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, उसका उसने 4/5 या 80% जो है वो कैरी किया हुआ है एक्चुअल में। वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें बताता है। अब व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीचेस 100%, क्योंकि हो सकता है यहां पर हमने बात करी 50%, यहां पर फिर बढ़ के हो गई 80%, तो हो सकता है कि 100% भी हो जाए। तो जब ऐसा हो जाएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए कि एयर उतना एक्चुअल में कैरी कर रही है जितना वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर सकती है, जितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो उसको क्या बोलेंगे, द एयर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। वो एयर कैसी हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। और जिस टेम्परेचर पे ये चीज होगा, या उस समय आप कह सकते हैं कि एयर का जो टेम्परेचर होगा उसको बोला जाएगा ड्यू पॉइंट। अगर उस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी हम क्या करेंगे, कूल करना शुरू करेंगे, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा कंडेंसेशन स्टार्ट, क्योंकि ऊपर की एक लाइन मैंने आपको बताई थी
कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की बढ़ती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो बढ़ती है। अब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई सपोज कर लीजिए 100%, 100% हो गई, मतलब 1 यूनिट वो कैरी कर सकता था और 1 यूनिट ही वो 1 यूनिट कैरी कर सकता था और 1 यूनिट ही कैरी कर भी रहा है ना, तभी उसकी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। लेकिन जैसे ही, और उस कंडीशन में ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा ये भी लिख लेते हैं पहले, दैट इज ड्यू पॉइंट। अब जैसे ही ये टेम्परेचर कम होगा, 25 से गिर के ये टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो आपको पता है कि टेम्परेचर कम हुआ है, यानी कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये सपोज कर लीजिए 1 की जगह 0.9 हो गई। तो ये तो कैरी कितना कर रहा था, 1 कैरी कर रहा था, लेकिन कैरी तो 0.9 ही कर सकता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैक्सिमम से भी ऊपर वैल्यू निकल जाए। तो इसके अंदर से जो 0.1 यूनिट ऑफ वाटर है वो क्या करेगा, कंडेंस कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, यानी कि वो बादल बन सकता है या फिर बारिश भी उसमें हो सकती है। अब यहां से हमें ये चीज क्लियर है कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो एयर कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो एयर हमारी कैसी होगी, सूखी होगी, ड्राई होगी, जैसा कि डेजर्ट्स में देखा जाता है। अब इसके बाद यहां पर इसके मेजरमेंट की बात की गई है कि द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द हाइग्रोमीटर, है ना। यह हाइग्रोमीटर या हाइग्रोग्राम जो भी है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है, जिसमें एक वेट और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होते हैं प्लेस्ड साइड बाय साइड इन द स्टीवेंसन स्क्रीन। वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि ड्राई बल्ब का मतलब क्या होता है, वेट बल्ब का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। और वही चीज यहां पे लिखी भी है कि ड्राई बल्ब इज इनफैक्ट द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर दैट मेजर द शेड टेम्परेचर मेंशन्ड अर्लियर। वो तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, मतलब ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है जो नॉर्मल हमारा शेड का टेम्परेचर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। वेट बल्ब का मतलब क्या है, वेट बल्ब थर्मोमीटर जो है इज केप्ट वेट बाय अ विक दैट डिप्स इनटू अ रिजर्वॉयर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। वो डिस्टिल्ड वाटर में एक विक डूबी हुई है और वहां से उसको जो है वो बल्ब को क्या रखा जा रहा है, गीला रखा जा रहा है। अब इसको रखने का पर्पस क्या है समझिए। जो हमारा नॉर्मल ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो तो क्या करेगा, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर नापेगा ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। जो हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर है जो गीला है ना, उसके बल्ब पर वेट है, वो गीला है, तो वो क्या करेगा, उसमें से जो पानी है जो हमने क्लॉथ उसके ऊपर लपेटा है जो गीला है वो इवेपोरेट करेगा, वो पानी इवेपोरेट करेगा। और पानी अगर उसमें से इवेपोरेट करेगा, और पानी पहली बात तो यह है कि इवेपोरेट करेगा कब, पानी इवेपोरेट उसमें से तब करेगा जब एटमॉस्फेयर जो है या जो सराउंडिंग एयर है वो सैचुरेटेड नहीं है। क्योंकि पानी निकल के कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, सराउंडिंग एयर में ही जाएगा। अब सराउंडिंग एयर अगर सैचुरेटेड है, मतलब जितना वो अमाउंट कैरी कर सकती है उतना वो कैरी कर रही है, तो उसमें और पानी तो जा ही नहीं सकता। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि इवेपोरेशन उस क्लोथ से नहीं होगा, समझ गए। उस क्लोथ में से इवेपोरेशन अगर हो रहा है तो पहला इंडिकेटर तो यही है कि आपकी जो एयर है वो सैचुरेटेड नहीं है। एयर सैचुरेटेड नहीं है मतलब टेम्परेचर जो भी अभी है वो तो पता लग जाएगा हमें, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नहीं है। तो दूसरी बात, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% नहीं है। इतनी चीजें हमें उससे पता लग जाएंगी। अब इवेपोरेशन अगर होगा तो वो क्या करेगा कि वो बल्ब में से भी थोड़ा सा हीट को खींचेगा, मतलब बल्ब को ठंडा कर रहा है, तो बल्ब में जो मरकरी की रीडिंग है वो ड्राई बल्ब के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगी, वो थोड़ा सा कम होगी। मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल है। जैसे गर्मियों के दिनों में मान लीजिए आपको कभी पसीना आता है, आप स्वेटिंग करते हैं, है ना, पसीना आपको आता है, तो आप एक चीज देखिएगा कि जब वो पसीना आपके मतलब हाथ पे है या कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर आप उसको ढंग से फील कर सकते हैं, तो जब वो, क्योंकि पसीना या स्वेट क्या है, इट इज वाटर वेपर विद सम सॉल्ट्स एंड ऑल, है ना, तो जब वो इवेपोरेट करता है, जब वो इवेपोरेट करता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एकदम से जो है थोड़ा सा ठंड लगती है एज प्रीवियस, मतलब प्रीवियस बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा सा उसमें ठंड आपको महसूस होगी। क्यों महसूस होगी, क्योंकि होता क्या है कि जब वो स्वेट आपका जो पसीना है वो इवेपोरेट कर रहा है, अब किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो वो टेम्परेचर आपकी बॉडी में से एब्जॉर्ब करता है, वो टेम्परेचर आपकी बॉडी में से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, और आपको थोड़ा सा हल्का सा एक ठंड सी, एक सूदिंग सी फीलिंग आती है। सिमिलरली इस केस में भी होगा
कि जो वेट क्लॉथ हमने विक के आगे से या जो बल्ब के आगे से हमने लपेट के रखा हुआ है, वो जब इवेपोरेट करेगा तो वो बल्ब में से थोड़ा सा हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो क्या है, जो बल्ब का टेम्परेचर होगा वही रीडिंग दिखाएगा। अब ड्राई बल्ब में तो क्या है कि बल्ब जो है उसका वो ओपन एयर में एक्सपोज्ड है, तो वो एयर का टेम्परेचर बता रहा है। सिमिलरली वेट बल्ब के केस में क्या होगा कि वो टेम्परेचर किसका बताएगा, उस बल्ब का, और बल्ब का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उस पर हमने क्या लपेटा हुआ है, एक क्लॉथ लपेटा हुआ है जो गीला है। तो यहां पर यही चीज लिखी गई है कि व्हेन एयर जब सैचुरेटेड नहीं होगी तो इवेपोरेशन होगा, जिससे कूलिंग इफेक्ट आएगा। ये कूलिंग इफेक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, जो स्वेटिंग वाला केस है कि पसीने के केस में जब पसीना सूखता है तो आपको थोड़ा सा ठंडा या कूल सा क्यों लगता है, ये वही चीज है। टेक्स प्लेस फ्रॉम द मॉइस्ट विक, जो मॉइस्ट विक है, जो गीली विक है, वहां से जब इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसीलिए जो वेट बल्ब का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होगा, वेट बल्ब थोड़ा सा लोअर रीडिंग दिखाएगी देन द ड्राई बल्ब। ये बात आप पहली बात समझ गए कि ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो हम बेसिकली करते तो यही है, ये दो वैल्यूज हम नोट डाउन करते हैं उस थर्मोमीटर में से। उसके बाद कुछ चार्ट्स वगैरह होते हैं जिनकी मदद से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी निकाल सकते हैं और उसी के मदद से हम लोग जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी यहां पर यही लिखा गया है कि विद रेफरेंस टू द प्रिपेयर्ड टेबल्स फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी अंडर द डिफरेंस कॉलम ऑफ ड्राई एंड वेट बल्ब रीडिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ परसेंटेज। ये आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे, मैं अभी आपको पूरा इसको ये जो टेबल्स वगैरह है उससे समझाता हूं, है ना, थोड़ा सा दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। अब अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हमें पता लगेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, और अगर डिफरेंस कम है तो हमें पता लगेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और अगर दोनों सेम है, कि दोनों मतलब किसकी बात हो रही है, ये इन दोनों की, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब की, अगर इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हमें पता लगेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और दोनों अगर सेम रीडिंग दिखा रहे हैं तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो गई है और एयर हमारी सैचुरेट हो गई है। तो यहां तक इसकी थ्योरी को आप समझ गए। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं और ये डायग्राम में या टेबल से जो आया आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में कैसे जानते हैं वो सिखाता हूं। देखिए ये आपका है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये आपको बेसिकली जो है वैल्यू देगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, और ये आपको जो दूसरा वाला डायग्राम है ये आपको वैल्यू देगा ड्यू पॉइंट की। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए आपने दो थर्मोमीटर से ड्राई बल्ब टेम्परेचर नाप लिया है, दैट इज यू हैव मेजर्ड ड्राई बल्ब। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल वो आ गया 54 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने नापा, सपोज कर लीजिए वेट बल्ब, है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर हमने नापा, जो हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर था उससे, सपोज कर लीजिए वो आ गया हमारा 12 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम कैसे इसकी वैल्यूज को पता लगाएंगे, देखिए हम पहले क्या करेंगे कि ये ड्राई बल्ब जो 24 डिग्री सेल्सियस है इसकी वैल्यू को ढूंढेंगे यहां पर, ठीक है, नीचे को चलेंगे तो 12 हमें यहां पर दिख रहा है, दिस इज 12। उसके बाद हम वेट बल्ब और ड्राई बल्ब के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस विल बी 24 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 12 ओनली, ठीक है, या इसको 12 नहीं करते, किसी को डाउट हो सकता है, 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया, डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को देखिए यहां पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब। अब हमारा डिफरेंस कितना है, 10, तो 10 मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है, 12 मतलब ये वाला रो, 10 मतलब ये वाला कॉलम। तो इन दोनों को हम अगर ऐसे करके लेके चले तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए, यानी कि यहां पर जो हमारी वैल्यू है दैट इज 2, ये 2 जो वैल्यू है ये कुछ नहीं है, दैट इज 2% इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर कितनी कम है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब ज्यादा ही था, 10 के आसपास था। अब जैसे जैसे ये डिफरेंस कम हो जाएगा, मान लीजिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना ही है लेकिन ये डिफरेंस अगर कम हो जाता है तो हम फिर इस तरफ को बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 12 तो यही है, हम इस तरफ को बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम इधर को बढ़ते जाएंगे आप देखिए इसकी वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। मतलब डिफरेंस जितना ज्यादा, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी कम, जितना डिफरेंस कम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होगी। आई होप आप समझ पाए।
अब सिमिलरली ड्यू पॉइंट अगर हमें निकालना है तो ड्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे? ड्यू पॉइंट निकालने के लिए भी वही करना है, इसी एग्जांपल से निकाल लेते हैं। 24 डिग्री सेल्सियस हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक गड़बड़ यहाँ पर ये हो गई। मैं बताता हूँ आपको क्या गड़बड़ हुई है। देखिए, गड़बड़ ये हुई है कि हमने बात करी है 24 की, तो हमें यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं वही सोच रहा था कि ये 2 डिग्री सेल्सियस बहुत 2% बहुत कम है। 24 है और ये 10 है, तो हमारा जो ये है वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 30% विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 30% है। अगर डिफरेंस कम होता चला जाएगा तो वैल्यूज हम इधर को आते जाएंगे, दैट इज 36, 42, 49, 55, तो ये बढ़ता जाएगा। आई होप समझ गए आप। अब इसके बाद ड्यू पॉइंट की बात करें तो ड्यू पॉइंट में क्या है, फिर से हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर यही देखना है, दैट इज योर 24। डिफरेंस की बात भी यही कर लेते हैं 10, तो यहां पर हमें वैल्यूज दिख रही है कितनी, देखिए 10 मतलब ये वाला कॉलम, हम पहुंचेंगे आई थिंक यहां पर। तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है वो है 6, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा कितना है, 6। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिस समय हमारी एयर क्या हो जाती है, फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है, 100% सैचुरेटेड हो जाती है, मतलब उस कंडीशन पे जाके क्या हो जाएगा कि ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तब, है ना। और अभी की कंडीशन में जो ये मैंने आपको बताया कि ड्राई बल्ब 24 डिग्री है, वेट बल्ब 14 डिग्री है, तो ड्यू पॉइंट इस समय 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है और एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 30% है सिर्फ। और ये मतलब प्रैक्टिकली हमें लग भी रहा है, क्योंकि देखिए 30% है तभी हमारा ड्यू पॉइंट काफ़ी नीचे है। अगर हमारा ड्यू पॉइंट कहीं 12-13 के आसपास होता तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होती, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी फिर बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को हमें मिलती। तो आई होप आप चीज़ें जो है वो समझ पा रहे हैं। तो यही बात है ड्राई बल्ब और, क्योंकि उसमें होगा क्या कि जितना हम ड्राई बल्ब के क्लोज, ये ड्यू पॉइंट के क्लोज होंगे, हमारा ये डिफरेंस उतना ही कम होगा। और जैसे ही हम ड्यू पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वैल्यू हमारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, है ना। क्योंकि ड्यू पॉइंट पे मैंने आपको बताया जब सैचुरेटेड एयर हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, तो उस समय ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ आप समझ पाए। लेकिन ये फिर से मैं कहूँगा कि पूरे का पूरा आपको ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये फिगर कहाँ से मिलेगी, ये चार्ट कहाँ से मिलेंगे, इसमें नहीं जाना है। दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि बुक में दिया हुआ है, अब वहां पर लिखा है कि चार्ट की मदद से हम निकालते हैं। अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताऊं तो फिर आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं कि कैसे इसको मेजर किया जाता है, कौन से चार्ट्स हैं, क्या है ना। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि समझ में आप लोगों को आ जाएगा, समझाया बहुत आसानी से है। लेकिन आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि कहाँ से हम ये चार्ट्स लाएंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशंस या ये इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, कंसेप्ट को समझिए, और ये सिर्फ मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पूरा का पूरा जो है वो समझा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियोस जरूर थोड़ा सा लंबे अभी इस चैप्टर में बन रहे हैं, पिछले 2-3 वीडियो जो बने हैं थोड़ा लंबे ही बने हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें इसमें समझानी ज़्यादा पड़ रही हैं। बीच में इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, है ना, फिर जो है वो सीक्वेंस ब्रेक होती है। अब इसमें 2-3 एलिमेंट और बचे हैं अबाउट विंड, सनशाइन और क्लाउड्स के बारे में, उनको हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोज़ जो है वो थोड़ा सा जल्दी मिल जाएंगे, सारे के सारे वीडियोज़ आपको एड फ्री मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह भी उसमें हम लोग आने वाले समय में जरूर जो है ऐड करेंगे। अगर आपको कोर्स परचेस करने में, कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क ईमेल आईडी support@okul.co इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।